हेलो एवरीबॉडी और वेलकम आपका बॉटनिस्ट ब्रेन में। मैं दिव्या सुथार इधर हूँ आपको समझाने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है वाटर रिलेशनशिप। तो मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, क्या आप जानते हैं कि एक पौधा अपने वजन का 98% सिर्फ पानी के ज़रिए खो देता है, फिर भी वो जिंदा रहता है? कैसे? या अगर मैं ये कहूँ, अगर पौधे के अंदर पानी की मूवमेंट बंद हो जाए तो ना तो पत्तियाँ खुलेंगी, ना फूल खिलेंगे और न ही वो जिंदा रहेगा। इंटरेस्टिंग है ना? तो चलिए जानते हैं वाटर रिलेशन की मैजिक को। तो टॉपिक जो है वो है वाटर रिलेशनशिप इन प्लांट्स। ये टॉपिक ना सिर्फ आपके सिलेबस के लिए ज़रूरी है बल्कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए भी ज़रूरी है। हम इस वीडियो में बात करेंगे वाटर पोटेंशियल के बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में, डिफ्यूजन के बारे में, प्लाज्मोलाइसिस के बारे में और किस तरह पौधे में पानी को एब्जॉर्ब और ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो भी एकदम आसान और कंसेप्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट पार्ट, जिसमें वाटर रिलेशन एंड प्लांट्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली टर्म है वाटर पोटेंशियल, ठीक है, जिसकी डेफिनेशन तो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। और ये क्या इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन ऑफ अ प्योर मूवमेंट, ठीक है, वाटर का प्योर मूवमेंट, यानी कि पानी की एनर्जी जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ से कम वाले एरिया में फ़्लो करेगा, ठीक है। और अगर आपको इसको और भी समझना हो तो अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक स्पॉन्ज हो गया जो पानी से भरा है, जैसे गीला कपड़ा और एक ड्राई स्पॉन्ज है। ऑब्वियसली पानी गीले वाले से सूखे वाले में जाएगा, है ना। स्पॉन्ज होता है वो तो सॉफ्ट होता है और सूखा हुआ होता है, अगर उसको पानी में डालेंगे तो सारा पानी ऑब्जॉर्व कर लेगा ना। तो वैसे ही काम होता है। एक बाल्टी में पानी और एक सूखी मिट्टी लो, पानी हमेशा उस जगह ज़्यादा जाता है जहाँ कमी होती है, और इसी प्रोसेस को हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। अब आता है सॉल्यूट पोटेंशियल, ये यानी कि इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्यूट्स इन लोअरिंग वाटर पोटेंशियल, यानी कि पानी में अगर चीनी या नमक घुला दो तो पानी का पोटेंशियल कम हो जाता है, क्योंकि चीनी और नमक भी तो आ गए, यानी वो और ज़्यादा पानी खींचता है। और अपन ने इसे समझने के लिए हमेशा अपन देखा होगा कि अगर एक ड्राई रसगुल्ला है को चीनी वाले पानी में डालोगे तो वो पानी सोखेगा ना। रसगुल्ले में कितनी सारी चाशनी वगैरह होती है, फिर अपन उसको स्मर्च करके सारी चाशनी निकाल के फिर बाइट करते हैं। अगर ड्राई रसगुल्ला अगर चाशनी में डालोगे तो जितनी उसकी कैपेसिटी है वो सारा रसगुल्ले में ले लेगा, है ना, सोक कर लेगा, क्योंकि चीनी उसका सॉल्यूट पोटेंशियल है जो उसको लो करता है ना। अब जितनी ज़्यादा चीनी उतना ज़्यादा पानी खींचेगा की पावर, खींचने की पावर होगी, इसी को सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं और ये हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। प्रेशर पोटेंशियल की बात करते हैं तो सेल वॉल प्रेशर एक्सेप्टेड बाय अ सेल वॉल और वैक्यूल, यानी कि सेल वॉल या वैक्यूल का प्रेशर जो पानी को अंदर या बाहर ढकेलता है। जैसे आप एक बलून को पानी से भरते हो, ठीक है, एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है और अगर ज़्यादा भर दिया तो बलून फट जाता है। तो प्लांट की सेल वॉल एक बलून की तरह प्रेशर बनाती है, ठीक है। जब वो प्रेशर पॉजिटिव होता है तो प्लांट का सेल टर्जिट होता है, यानी कि फूला हुआ होता है ना। अब बात करते हैं डिफ्यूजन। तो मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, चीज़ों का अपने आप स्प्रेड हो जाना हाई से लो कंसंट्रेशन में, वो डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे अगर आप परफ्यूम स्प्रे कर रहे हो तो वो पूरे रूम में फैल जाता है बिना किसी के हेल्प से, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जब आप किचन में खाना बनाते हो तो उसकी स्मेल ग्रेजुअली सारे कमरों में पहुंच जाती है ना, दैट इज़ डिफ्यूजन। आप ऐसे थोड़ी ना खाना लेके हर कमरे में जा रहे हो, नहीं ना,
ऑटोमेटिक जा रही है, रैंडम मूवमेंट है, तो डिफ्यूजन कहलाता है। अब वैसे ही एक और होता है ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब वाटर मूव्स करता है हाई टू लो पोटेंशियल। तो उसमें क्या होता है, पानी का जो मूवमेंट होता है वो एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस हाई वाटर से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है ना। अब अगर आप किशमिश को पानी में डाल दोगे तो वो फूल जाता है क्योंकि पानी अंदर चला गया है ना। और ये ऑस्मोसिस होता है, और ये प्लांट सेल्स में भी होता है और जब वाटर सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस होता है। वैसा ही एक और टर्म आती है प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कोज्ड ड्यू टू एक्सोस्मोसिस, यानी सेल श्रिंक हो जाना जब वो पानी खो देता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि सारा पानी निकल जाएगा तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कुकुम्बर के टुकड़े को नमक वाले पानी में डाल दोगे तो वो श्रिंक हो जाएगा। और अचार बनाते हो तब ककड़ी श्रिंक हो जाती है क्योंकि वो अपना पानी छोड़ देती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, अपना पानी छोड़ना प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। इम्बिशन यानी कि सूखे चीज़ों का बिना सॉल्यूशन बनाए पानी को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, ड्राई चना या ड्राई स्पॉन्ज जब पानी में डाल दो वो फूल जाता है बिना घुले, उसमें मिक्स नहीं होता है, बिना घुले फूल जाता है। तो ड्राई सीड्स जब जर्मिनेट करते हैं तो पहले इम्बिबिशन होता है, यानी सीड्स पानी सोक करता है ना। अब आता है ग्यूटेशन। सुबह सुबह लीव्स टिप्स पे पानी के ड्रॉप निकालना लिक्विड फॉर्म में, तो उसको ग्यूटेशन बोलते हैं। कभी देखा होगा पत्तियां हैं, सुबह सुबह एक पानी की ड्रॉप वहाँ पे रहेगी, है ना, तो वो ड्रॉप ग्यूटेशन की वजह से आती है। आपने देखा होगा सुबह कुछ प्लांट्स की लीव्स पे कोने पर पानी का ड्रॉप चिपका होता है, वो ट्रांसपिरेशन नहीं ग्यूटेशन है। ट्रांसपिरेशन वेपर होता है, ग्यूटेशन पानी की बूंद है, दोनों अलग होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो प्लांट्स का पानी वेपर फॉर्म में हवा में छोड़ना, यानी कि उड़ जाता है एक तरीके से। अगर आप एक पत्ता लेके सनलाइट में रखो तो थोड़ी देर बाद उस पे ड्रॉप्स नहीं दिखेंगे और पानी गया होता है, यानी कि हवा में उड़ जाता है। और प्लांट्स का एसी सिस्टम यानी कि ट्रांसपिरेशन कूल करता है, न्यूट्रिएंट्स मूव करता है और वाटर साइकिल मेंटेन करता है। ठीक है, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब है अपना वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। तो आपने ये सारी टर्म्स देखी कि क्या होती है, कैसे होता है, यही सारी चीज़ें काम आती हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। अब ये कैसे होता है, पाथवे बता रखा है इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन का कि वाटर एंटर्स होता है रूट्स के हेयर्स के थ्रू, फिर वहाँ से कॉर्टेक्स में जाता है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फिर जाइलम में जाता है ना। तो अब हम समझते हैं कि पौधे अपने रूट से पानी कैसे एब्जॉर्ब करते हैं और ये पानी लीफ तक कैसे ट्रैवल करता है, यानी पूरी शरीर में कैसे फैलता है प्लांट बॉडी में, है ना। तो पाथवे जो दे रखा है वो समझते हैं। तो रूट हेयर्स में होगा, फिर वो कॉर्टेक्स में जाएगा, फिर एंडोडर्मिस में, फिर पेरिसाइकल और फिर जाइलम में। तो इमेजिन कीजिए आप घर से स्कूल जा रहे हैं, सबसे पहले गेट से बाहर निकलते हो यानी कि रूट हेयर, फिर गली से होते हुए यानी कि कॉर्टेक्स, फिर सिक्योरिटी चेक यानी कि एंडोडर्मिस, फिर पार्किंग एरिया, पेरिसाइकल, और आखिर में आप क्लास में पहुंचते हो यानी कि जाइलम, है ना। तो इसको 3 मेजर पाथवे में बता रखा है जिसमें एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और ट्रांसमेम्ब्रेन आता है। तो एक एक करके समझते हैं। एपोप्लास्ट यानी कि इसकी रूट क्या है, सेल वॉल्स के थ्रू जाना। ठीक है, पानी दीवारों के रास्ते जाता है। ठीक है, फास्टेस्ट होता है पर सिर्फ बाहर से ही जाता है, ऊपर की तरफ से जाएगा। ठीक है,
एक स्पॉन्ज ने आउटर सरफेस से ट्रैवल करें। एंडोडर्मिस पर कैस्पेरियन स्ट्रिप इसे रोक देती है, ठीक है। फास्टेस्ट होता है, नॉन लिविंग रूट होता है। ब्लॉक्ड कहाँ होता है? एंडोडर्मिस में, क्योंकि वहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सिम्प्लास्ट। ये कहाँ से जाएगा? ये साइटोप्लाज्म वाया प्लाज्मोडेस्मेटा से जाता है, ठीक है। ये अंदर से जाता है, तो ये लिविंग पाथवे हो गया क्योंकि ये अंदर से जा रहा है। लिविंग सेल्स के अंदर से जाता है, जैसे एक सिरिंज के अंदर लिक्विड फ्लो करता है, ठीक है, वैसे ये ट्रैवल करता है। ट्रांस मेम्ब्रेन, तो ये क्या होता है? बार बार मेम्ब्रेन क्रॉस करता है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है और फुल कंट्रोल देता है। जैसे मेट्रो स्टेशन में हर बार टोकन चेक करना होता है ना, उसी तरह ट्रांस मेम्ब्रेन का भी काम है, ठीक है। तो 3 अलग अलग अपन ने देखे हैं। कौन से? एपोप्लास्ट जो कि फास्टेस्ट है पर सुपरफिशियल है, और सिम्प्लास्ट डीप जाता है, और ट्रांस मेम्ब्रेन सबसे स्लो होता है लेकिन कंट्रोल और मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब वो देखते हैं टाइप्स ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी कि पैसिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जब प्लांट्स ऊपर से पानी खींचता है ट्रांसपिरेशन से, यानी कि बिना एनर्जी यूज़ करे, ठीक है। जब आप एक सूखी स्पॉन्ज को एक तरफ से होल्ड कर देते हैं, दूसरी तरफ से पानी में खींचते हो, ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन पुल एक वैक्यूम जैसा होता है। जैसे प्लांट पानी नीचे से ऊपर खींचता है बिना एटीपी के, वैसे ही एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात करें, जब रूट्स खुद से एनर्जी लगाकर पानी खींचती हो, यानी एटीपी को तो यूज़ हो रहा है ना यहाँ पे। जैसे आप पानी को स्ट्रो से सक करके पीते हो ना एक्टिवली, तो आपको एनर्जी लगानी पड़ती है ना। तब एक्टिव एब्जॉर्प्शन तब होती है जब रूट्स ज़्यादा पानी के लिए एक्टिवली काम करती है। जैसे हम स्ट्रॉ से जूस पीते हैं, है ना। पैसिव ज़्यादा होता है, एक्टिव माइनर रोल होता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा, तो अभी आपने क्या देखा? टर्मिनोलॉजीज देखी और आपने क्लास देखा। अब अपन देखेंगे एसेंट ऑफ सेव, ठीक है। एसेंट ऑफ सेव भी बहुत इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि अब एसेंट ऑफ सेव को समझने के लिए इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो एसेंट ऑफ सेव में द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स थ्रू जाइलम वेसल्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? वाटर का मूवमेंट होता है, कहाँ से? रूट से एरियल पार्ट्स तक जाता है। किसकी वजह, किससे जाता है? जाइलम की वेसल्स से होकर जाता है। तो अब ये इसमें ऐसा सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो रूट से लेकर लीव्स तक पानी और मिनरल्स का ऊपर की ओर मूवमेंट जो जाइलम के ज़रिए होता है, इसे ही कहते हैं एसेंट ऑफ सेप। अब इसकी जो मेन थ्योरी है वो है कोहेशन टेंशन थ्योरी, जो डिक्सन एंड जोली ने 1894 में दी थी, है ना। तो यह थ्योरी बताती है कि कैसे टॉल ट्रीज भी पानी को बिना किसी एटीपी या एनर्जी के ऊपर पहुंचाते हैं। तो ये थ्योरी ये बताती है, ठीक है। अब कैसे होता है ये काम? तो इसमें ट्रांसपिरेशन देखेंगे, ठीक है। कॉजेज वाटर लॉस यानी कि पानी उड़ जाता है ना। क्रिएट्स करता है एक नेगेटिव प्रेशर जिसको सक्सेशन बोलते हैं। तो पत्तियों से पानी उड़ता है, इवेपोरेट होता है, जिससे सक्सेशन बनता है, यानी कि एक टेंशन होगी ना, यार पानी तो सारा उड़ गया है, ऐसे। तो कोहेशन क्या होता है? अट्रैक्शन होता है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में। तो पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं, किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से, है ना, उसको कोहेशन बोलते हैं। एडेशन यानी कि
अट्रैक्शन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का और जाइलम की वॉल का। तो एडेशन में क्या होता है, पानी जाइलम की दीवारों से चिपका होता है, यानी कि साइड फेसिंग्स है, ठीक है। सरफेस टेंशन मेंटेन करता है कंटिन्यूस वाटर कॉलम, यानी कि पानी का एक कंटिन्यूस कॉलम बनता है जो टूटता नहीं है, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इस पूरे प्रोसेस में एटीपी का यूज़ नहीं होता है, यानी ये एक प्योरली फिजिकल और पैसिव प्रोसेस है। कौन सा, एसेंट ऑफ सेप, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन की अगर बात करें तो ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है पौधे के एरियल पार्ट्स, यानी कि जैसे पत्तियों से पानी का वेपर की फॉर्म में बाहर निकलना, है ना, जो मैं बोल रही हूँ, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लीव्स, है ना। तो अब इसके टाइप्स ऑफ कितने टाइप्स की ट्रांसपिरेशन हो सकते हैं, तो एक होता है स्टोमेटल, यानी कि स्टोमेटा पत्तियाँ, ठीक है, जिसमें 90 से 95% पानी इसी से निकलता है। फिर आता है क्यूटिकुलर, क्यूटिकल यानी कि लीव्स सरफेस से, मिनिमल होता है 5% तक होता है। फिर आता है लेंटिकुलर, यानी लेंटिकल्स स्टेम से, वेरी कांस्टेंट। अब इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस क्या है, कूलिंग इफेक्ट है, लाइक स्वेटिंग इन ह्यूमंस, मेंटेन्स ट्रांसपिरेशन पूल, हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सेप, फैसिलिटेट करता है मिनरल्स ट्रांसपोर्ट और मेंटेन्स टर्जिडिटी। अब जब भी आप सुबह पत्तियों पर बूंदे दिखें या कोई पौधा लटका हुआ महसूस करें तो समझ जाइएगा ये सब वाटर रिलेशन की वजह से हो रहा है। तो आज हमने जाना कि किस तरह से पानी पौधे की रूट से लेकर लीव्स तक पहुंचता है, कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं और कैसे ये वाटर रिलेशनशिप पूरी प्लांट फिजियोलॉजी का बेस बनाता है। अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो तो वीडियो में ज़रूर लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या लगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन, उसके कंट्रोल फैक्टर्स। अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी को मास्टर लेवल तक समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।